नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में सोशल साइंस एसएसटी के अंतर्गत सिविक्स से जो प्रश्न आते हैं उसको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों को पता होगा कि सोशल साइंस का जो पेपर होता है वह 60 नंबर का होता है। उसी में से जो एक भाग है सिविक्स का, उसका चौथा चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले हमने 3 चैप्टर और हिस्ट्री का सारा बुक आपको प्रोवाइड करवा दिया हूँ, साथ में ज्योग्राफी का भी करवा दिया हूँ। आप हमारे चैनल पे जाके बार बार उसे देखिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न सी टैट अन्य सभी टैट में सोशल साइंस के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चौथा अध्याय देखते हैं। अध्याय 4, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक जरूर देखें, क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं और कहीं से नहीं। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता होगा? आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी को पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत मतलब गोरे, अश्वेत काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर स्क्रैप बुक मिला जो कि अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। क्या नाम था? हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा और उसने पूछा कि क्यों? आगे हम लोग देखते हैं। अब ये इनकी दोनों के आपस में बातचीत हो रही है। माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब है त्वचा चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज़ में बड़ा ही गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियां भी श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे ज़रूरत के ये कहना कि सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उसमें सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उसके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। उनके साथ भेदभाव किया जाता था।
दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। अब ऐसा प्रश्न यदि आ जाएगा कि सोवेटो शहर में कैसे लोग रहते थे, तो अश्वेत लोग रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं का रहने वाला था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे और हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि श्वेत लोग कौन सी भाषा बोलते थे, तो अफ्रीकांस भाषा। और यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि जो ये हेक्टर नाम का व्यक्ति था उसको किस चीज़ के लिए दबाव डाला जा रहा था, तो भाषा बोलने के लिए। इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर के अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को भी लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि जुलू क्या है, तो आपने देख लिया, एक भाषा है। यदि ऐसा प्रश्न बनता है कि हेक्टर को गोली कब मारा गया था, तो आप देख लीजिए 16 जून 1976 को। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के लिए बहुत ही लंबे समय तक संघर्ष किया। किसने किया? नेल्सन मंडेला। इस बात को भी ध्यान रखना है। ये कौन सी पार्टी के थे? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला। और कब? देख लीजिए, अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। कब मिली आज़ादी? तो 1994 में। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं भागीदारी किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पीछे पाठ में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं और यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे, इसलिए वोट दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है, उसके बारे में लिखा गया है। देखिए यहाँ अश्वेत लोग किस किस तरह के भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनाइए। तो अब इसमें आप सूची अपने मन में बना सकते हैं। अब देखिए, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। सबको पता है भारत में कितने सालों के लिए चुना जाता है, तो 5 सालों के लिए। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब ये लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। देख लीजिए, यहाँ से भी 1-2 प्रश्न बनते हैं, आप ध्यानपूर्वक इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। भागीदारी के अन्य तरीके। अब अन्य तरीके, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई क्या हैं, तो तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि ले करके और उनकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकालने और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल
हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इनके जरिए तो जो बातें गलत है और न्यायसंगत नहीं है उससे मतलब उन्हें सामने लाया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का तौर तरीका है विरोध करने का। अब एक हम यहाँ पर जो विज्ञापन है उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है। अब देखिए, हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव ने नल से पानी आ रहा होगा। यहाँ पर ये आपस में जो है ये लोग बातचीत कर रहे हैं। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। संपादक के नाम चिट्ठी, यहाँ पर देखिए, पोस्टरों पर रोक लगे। दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाए। ये एक विज्ञप्ति है। दूसरा है कार्रवाई। यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। यह काम वे उनकी खास खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया है। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ विलुप्त प्राणी हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सारे विज्ञप्ति है, ये भी है और ये भी है। अब आगे देखिए, सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य देगी, ये भी विज्ञापन ही है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से विरोध किया जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व किस प्रकार से है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं? तो निभाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वही यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है और उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। अब यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग भी प्रदर्शन करते हैं, कई बार हमें प्रदर्शन करना पड़ता है। जब सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हमें प्रदर्शन के द्वारा उन्हें क्या करना पड़ता है? विवश करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो अब देखो, विवादों का समाधान कैसे होगा। आपने माया की कहानी को पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। हिंसा वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग किया जाता है विवश होकर के। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से विवाद के बारे में कह रहे हैं कि विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का क्या करे? निपटारा करे। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं
और ये कानून सरकार और लोगों के लिए है, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। आगे देखिए, आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकलें और यह कई बार विवाद का कारण बन जाता है और कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं और उसे घेरते भी हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है, मतलब रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खास पुलिस ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो और हिंसा ना भड़के, और वह सभी पक्षों को एक जगह बिठा करके बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। यह कौन करवाता है? तो सरकार के द्वारा ही पुलिस से करवाया जाता है। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं और ये कानून सरकार और लोगों के लिए है, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब देखिए, एक नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं और जिन राज्यों से नदी गुजरती हैं उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा सागर बांध है, इस बात को ध्यान रखना है। कर्नाटक के कौन सा है? कृष्णा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है और इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मैटूर बांध, तमिलनाडु के कौन सा है? मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के हेल्टा क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। इन दोनों राज्यों में इस नदी को लेकर के क्या है? टकराव है, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। देखिए, यही है वो नदी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी क्या करती हैं? शांत भाव से बहती हैं। आगे देखिए, दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। इन दोनों को इसी चौपाई क्या कहते हैं, उससे ले लेगा, टॉपिक से ले लेगा और ये सारी लाइनें डाल करके आपसे पूछेगा ये सही है कि गलत है। पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाता है। इसके विवाद उत्पन्न होता है, इसलिए क्या होता है? विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। अब यहाँ पर देखिए, समानता एवं न्याय ये क्या कहती हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एक समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर है? डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार में समानता के विचार को ठेस पहुंची? इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है और यहीं से वो प्रश्न आपसे पूछेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत की प्रथा अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधा से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा है कि यह प्रथा अमाननीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। अब यहाँ पर देखिए, सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है
और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती हैं जो समाज में अभी भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं और इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता है जितना लड़कों को देता है। तो यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए, सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं और जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। देखिए, इस प्रकार से लड़का लड़की में जो भेद है उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी। इससे आपको सोचना है और अपने समाज को क्या करना है, सुधारना है। क्या आपने किसी के साथ में कोई भेदभाव होते देखा है? देखा होगा तो आप सोचिए आपके साथ होता तो कैसे होता। इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की, क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे? इस प्रकार आपको अपने आप में मनन करना है। और यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो सब इसी चैप्टर से है। तो इस सभी प्रश्न को आप एक बार पढ़ लेंगे और इस पे अपने आप को चिंतन करेंगे और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो इस चैप्टर को बार बार आप पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न उठा करके आपसे सीटेट में पूछ लेगा कि इस तरह के प्रश्न को कहाँ से लिया गया है। आप उसका जवाब तभी दे पाएंगे जब आप इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे। तो आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर टीईटी की तैयारी जो करवाया जा रहा है वहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो चलिए सर, धन्यवाद।